आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशन, जो कि बुक 2 से है। इस वीडियो में हम लोग एडिट टॉपिक के साथ इस चैप्टर को करने वाले हैं, तो आपको एनसीईआरटी खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार ये रीजनल एस्पिरेशंस होती क्या हैं। तो देखो, एस्पिरेशंस का हिंदी में मतलब होता है इच्छाएं, यानी कि आकांक्षाएं। जब लोगों की अपने रीज़न के प्रति इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो अपने रीज़न को अपना सा मानने लगते हैं और उसके लिए क्या है कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने लगते हैं या उसके हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो चलिए फिर अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि 1947 के अंदर इंडिया को क्या है इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटिश राज से, और उस समय एक नेशन को बनाने के लिए पूरी कंट्री को क्या है कनेक्ट करना एक चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन फिर भी सभी लीडर्स ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था और इंडिया को एक नेशन की तरह इस्टेब्लिश किया। सेकंड पॉइंट है कि अब जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या है नेशन बिल्डिंग करके एक नेशन तो बना दिया, लेकिन उस समय तक जो प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी और इसके प्रभाव हमें क्या फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि पंजाब में क्राइसिस चलते हैं, ऐसे ही हम क्या है और सारे क्राइसिस भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया एक फुल्ली डाइवर्स कंट्री है, जिसके अंदर लोग क्या है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसके अंदर लोगों के अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारी कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखोगे, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एक कंट्री के अंदर ज़्यादातर क्या है आपको एक ही रिलीजन के लोग मिलेंगे, एक ही कास्ट के लोग मिलेंगे, इस तरह से होता है। लेकिन हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इस डाइवर्सिटी की वजह से जो लोगों की डिमांड है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हर कम्युनिटी की वो क्या है अलग अलग हैं। और अलग अलग इच्छाएं होने की वजह से क्या है इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं एक नेशन को बनाने के लिए। मान लो पंजाबी लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं, और उसी के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं कुछ और चाहते हैं, यानी कि सबकी इच्छाएं क्या है यहाँ पे अलग अलग है, जिस वजह से नेशन को बनाने में इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अब हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है, यानी कि सरकार का क्या नज़रिया है। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया क्या है खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें क्या है सभी जो रीजनल डिफरेंसेस और डिमांड है, यानी कि रीज़न को लेके जो अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग जो डिमांड हैं, वो सारी क्या है डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर एक्सेप्ट की जाती हैं, मानी जाती है, कहते हैं कि ये सही है। सेकंड पॉइंट है कि ये जो डिमांड और एस्पिरेशंस है, यानी कि ये इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं लोगों की अपने रीज़न को लेकर, वो इंडिया क्या है इसे एक चैलेंज की तरह नहीं देखता, उसे चैलेंज नहीं मानता। लेकिन इंडिया तो ऐसा मानता है कि ये तो क्या है एक सपोर्टर है डेमोक्रेसी का, यानी कि लोग अपने रीज़न के प्रति इच्छाएं जाहिर करेंगे तो उससे डेमोक्रेसी बढ़ेगी घटेगी नहीं, इंडिया का ऐसा मानना है। और जिस वजह से क्या है डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाएगी। और तभी क्या है जब पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाई जाती है तो रीजनल इश्यूज़ को ध्यान में रखते ही पॉलिसीज़ क्या है बनाई जाती है। और इस लेसन के अंदर हम क्या है इसी चीज़ के साथ में क्या है डील करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया को चैलेंजेस आए इंडिपेंडेंस के बाद में, और किस तरीके से इंडिया ने उन चैलेंजेस को फेस किया और बाद में उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ निकाला। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया की अप्रोच क्या रही थी नेशन बिल्डिंग को लेकर। तो इंडिया की अप्रोच जो बाकी यूरोपियन कंट्री ने अडॉप्ट की थी उससे अलग थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का मानना था कि अगर कंट्री के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी होगी तो एक नेशन नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया ने क्या है डेमोक्रेटिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर क्या है डेमोक्रेसी अलो करती है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन रीजनल एस्पिरेशंस का, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग क्या है रीजनल एस्पिरेशन अपनी जाहिर कर सकते हैं, और जो कि क्या है एंटी नेशनल भी नहीं लगता, यानी कि ऐसा भी नहीं लगता कि लोग एक देश के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि रीजनल एस्पिरेशन जाहिर कर सकते हैं, जिससे क्या है कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी भी नहीं होती। लेकिन कई बार क्या है नेशनल यूनिटी के लिए जो रीजनल नीड्स हैं उनको क्या है दबा दिया जाता है। अब मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो पंजाब के लोग कर रहे हैं अपने रीज़न के लिए, लेकिन जिससे क्या है हमारी नेशनल यूनिटी को खतरा है या वो पूरे भारत के खिलाफ हो रही है वो चीज़, तो वो चीज़ क्या है गलत है, जिसे इंडिया भी अलो नहीं करता। इंडिया के दायरे में रह रहकर इंडिया की पॉलिसीज़ को अपना कर आप क्या है रीजनल एस्पिरेशन जाहिर कर सकते हो। अगर इंडिया के खिलाफ जाओगे तो वो रीजनल एस्पिरेशन नहीं मानी जाएगी।
तो अब हम जानने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे, यानी कि एरियाज ऑफ टेंशन कौन कौन से थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है, इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस से निपटारा करता है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्या है आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया से अलग होने के लिए जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यानी कि जो 7 सिस्टर वाला इलाका है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि बड़े पैमाने पर क्या है आंदोलन नागालैंड और मिज़ोरम में भी स्टार्ट हो जाता है और वो चाहते हैं इंडिया से अलग होना, अपना एक अलग कंट्री बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिए जाते हैं उनसे क्या है कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे कि जो पंजाबी लोग थे वो क्या है अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे, जैसे कि पंजाब अलग स्टेट बन भी गया था। और इसके अलावा साउथ इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हमने देखा द्राविडियन मूवमेंट चला था जो कि अपोज कर रहे थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कंट्री की, यानी कि वो बोल रहे थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बना दिया गया कंट्री की, जबकि साउथ वाले लोगों को हिंदी आती ही नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस सिचुएशन के बाद में, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन कैसी रही, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर में कुछ रिवॉल्ट्स हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडिया के अंदर हुए और उसके अलावा पंजाब में भी हुए और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी वहाँ पे भी हमें क्या है एगिटेशन यानी कि आंदोलन वगैरह देखने को मिले। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कमेंट कर दो कि एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो वीडियो पोस्ट करके। ओके, कर दिया ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जम्मू और कश्मीर। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है इंडिया को क्या है सामना करना पड़ता है जम्मू और कश्मीर के डिस्प्यूट का, यानी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर एक खतरनाक सा क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जो जम्मू और कश्मीर है वो इंडिया के नॉर्थ मोस्ट में सिचुएटेड है, यानी कि नॉर्थ का जहाँ से पार्ट शुरू होता है वहाँ से क्या है सबसे पहले जम्मू और कश्मीर ही आते हैं इंडिया में। और इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले क्या थे, जो जम्मू और कश्मीर थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे और जिनका जो राजा था वो था हरी सिंह, जो कि एक हिंदू रूलर था। और जो हरी सिंह था ना वो क्या है इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता था, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और ना ही वो इंडिया के साथ आना चाहता था। लेकिन जो पाकिस्तान था वो ये बोलता था हमेशा ही कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ज़्यादा क्या है मुस्लिम लोग रहते हैं, जिस वजह से जो जम्मू और कश्मीर है उसको क्या है पाकिस्तान में मिलाना चाहिए। क्योंकि देखो जब पाकिस्तान बना था तो यही हमारी डील हुई थी ना कि जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम एरियाज़ हैं तो वो पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो यही बोल रहा था कि भाई इसमें ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है तो इसको क्या है हमारे साथ मिला देना चाहिए। और इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान है वो अटैक कर देता है जम्मू और कश्मीर के ऊपर 1947 के अंदर। और इसका मेन एम यही था कि वो जम्मू और कश्मीर को क्या है अपने हिस्से के साथ मिला ले इंडिपेंडेंस के बिल्कुल तुरंत बाद में ही। और अब राजा हरी सिंह से जो सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर की वो संभाली नहीं जा रही थी और इस वजह से वो क्या है इंडिया के पास आ गए इंडिया से मदद मांगने के लिए कि आप हमारी मदद करो। तो जो इंडिया है वो हरी सिंह को ये बोलता है कि आप तो हमारे इंडिया के पार्ट ही नहीं हो तो हम आपकी मदद कैसे कर दें। हम आपकी एक शर्त पे मदद कर सकते हैं, अगर आप हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है साइन कर दो। तो सही ढंग से जो महाराजा थे उन्होंने यही काम किया, उन्होंने क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ साइन कर दिया, जिस वजह से जो जम्मू और कश्मीर था वो क्या है इंडिया का ही पार्ट बन गया। और साथ ही साथ ऐसा कहा गया कि ऑफिशियली तो ये पार्ट बन गया है लेकिन हम आपको कुछ ऑटोनॉमी भी ज़रूर देंगे, इंडिया ने ऐसा कहा। तो इंडिया ने कहा जैसे ही जो सिचुएशन है नॉर्मल हो जाएगी, युद्ध वगैरह जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएंगे तो वैसे ही क्या है लोगों की सलाह ली जाएगी, एक प्लेबिसाइड होगा यानी कि लोगों की सलाह ली जाएगी कि अब क्या करना चाहिए जम्मू और कश्मीर के अंदर। लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लोगों की सलाह नहीं ली गई और जो जम्मू और कश्मीर थे उसके क्या है स्पेशल राइट्स दे दिए गए थे आर्टिकल 370 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वॉर हुआ 1947 का, जो पाकिस्तान है उसने क्या है कुछ एक पार्ट्स जो थे जम्मू और कश्मीर के उसको क्या है ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी कि उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। और इन इलाकों को जो पाकिस्तान है वो क्या है आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाता है और इंडिया उसे क्या है POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से बुलाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी। तो जैसे ही ये जो 1947 वाला युद्ध खत्म होता है तो जो जम्मू और कश्मीर है वो क्या है इंडिया का पार्ट बन जाता है और जो जम्मू और कश्मीर है उसको क्या है स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और किस आर्टिकल के थ्रू दिए जाते हैं वो थे आर्टिकल 370 और 35A।
ये चीज़ याद रखना कि 35 के पीछे ए है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आर्टिकल थे, 35 था, 35 ए थे, 45 था या 45 ए थे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया करो। तो देखते हैं कि इन आर्टिकल्स के थ्रू स्पेशल क्या क्या चीज़ें मिली जम्मू और कश्मीर को। तो पहला है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जम्मू और कश्मीर का अलग से ही कॉन्स्टिट्यूशन था। सेकंड है कि इनका क्या है, अलग से ही फ्लैग था, इंडिया से अलग इनका फ्लैग था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर की तरह तो प्राइम मिनिस्टर था और गवर्नर की तरह क्या है, सरदार रियासत था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सब के अलावा जो लोग कश्मीरी नहीं थे वो लोग क्या है, कश्मीर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, यानी कि कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं खरीद सकते थे कश्मीर के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी जम्मू और कश्मीर के लिए लॉ बनाना है इंडिया को, तो उसके लिए क्या है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू और कश्मीर से, उससे उस लॉ को क्या है, अप्रूव होने की ज़रूरत है, वरना ये लॉ क्या है, अप्रूव नहीं होगा, ये अप्लाई भी नहीं होगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें थी इन आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल 370 और 35 ए के अंदर। तो अब हम देखने वाले हैं कि जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही तरीक़ों से क्या है, विवाद चल रहे थे। यानी कि एक्सटर्नली तो क्या है, पाकिस्तान से चल रहे थे, और इंटरनली क्या है, कश्मीर के अंदर के लोग ही डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद उठा रहे थे। तो पहले हम क्या है, एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस से ही जो पाकिस्तान है वो क्या है, ये क्लेम करता रहा है कि ज़्यादा मुस्लिम क्या है, कश्मीर के अंदर है, इसीलिए जो कश्मीर वैली है उसे क्या है, पाकिस्तान का ही पार्ट होना चाहिए। लेकिन जो इंडिया है वो इस चीज़ को नहीं मानता, और जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन थी वो साइन कर दी थी इंडिया के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया को हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, प्रमोट करता है सेपरेटिज्म को, यानी कि बंटवारे को प्रमोट करता है पाकिस्तान, और साथ ही क्या, ये पाकिस्तान टेररिज्म को भी सपोर्ट करता है। जम्मू और कश्मीर के अंदर वो टेररिस्ट वगैरह भेजता रहता है पाकिस्तान, और साथ ही साथ क्या है, जम्मू और कश्मीर के लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा करता है जिससे कि क्या है, वो सेपरेट होने की कोशिश करें इंडिया से। और इनके अलावा जो पाकिस्तान है वो अपने इन्फिल्ट्रेशंस है, यानी कि जो ऐसे लोग जो कि क्या है, उन्हीं ग्रुप के अंदर घुल मिलकर, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर ही घुल मिलकर उनमें क्या है, सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे, ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान क्या है, भेजते रहते हैं जम्मू और कश्मीर में। तो अब हम जान लेते हैं कि इंटरनली क्या क्या झगड़े होते रहते हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 और 35 ए, वो तो दे दिया जम्मू कश्मीर को, लेकिन वहाँ के लोग हैं इस चीज़ को अपोज करते हैं, इस चीज़ के खिलाफ हैं, और इसको लेकर वहाँ पर विवाद चलती रहती हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि जम्मू और कश्मीर को क्या है, बाकी जो और स्टेट्स हैं इंडिया के, उनकी तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि जिस वजह से जो जम्मू और कश्मीर है वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो जाए, इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए। और कई लोग तो ऐसे हैं, इनका ये मानना है कि आर्टिकल 370 और 35 ए दे दिया है वो भी उनके लिए काफ़ी नहीं है, जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ और हमें राइट्स वगैरह, स्पेशल स्टेटस वगैरह दो, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो इन तीन चीज़ों को लेकर इंटरनल डिस्प्यूट जम्मू और कश्मीर के अंदर चलते रहते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा जम्मू और कश्मीर का, यानी कि किस तरीके से इलेक्शन वगैरह हुए जम्मू कश्मीर में, वो हम देखने वाले हैं। तो शुरुआती समय में जम्मू और कश्मीर के अंदर एक लीडर था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का लीडर था, और जिसका हमें क्या गहरा प्रभाव देखने को मिलता है जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर। और ऐसा ही होता है कि जो शेख अब्दुल्ला है वो क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जम्मू और कश्मीर का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, जो पॉलिसीज थी लैंड रिफॉर्म्स की, वो क्या लानी शुरू कर दी जम्मू और कश्मीर के अंदर, और जिससे जो आम नागरिक थे जम्मू और कश्मीर के, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस लैंड रिफॉर्म से। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख अब्दुल्ला का इतना फेम देखकर, इतना वो फेमस हो गया था जम्मू और कश्मीर में, ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को सहन नहीं हुई, और उसने कैसे भी करके एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के 1953 के अंदर शेख अब्दुल्ला को क्या है, वहाँ से रिमूव कर दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया, और कई सालों तक उसको जेल में ही रखा गया। और शेख अब्दुल्ला के बाद में जो भी लीडर्स आए वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे और सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जो इलेक्टोरल सिस्टम था जम्मू और कश्मीर का, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो अब ये जो टाइम पीरियड होता है 1953 से लेके 74 के बीच का, तो कांग्रेस का इस दौरान क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जम्मू और कश्मीर के ऊपर।
और यहाँ पे पार्टी वही थी शेख अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब ये क्या है, कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही थी। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो क्या है, कांग्रेस में जाके ही मिल गई। तो 1965 का समय होता है और उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू और कश्मीर का, उसके अंदर कुछ एक चेंजेस किए जाते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर का नेम था, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का नाम था, अब उसे क्या है, चीफ मिनिस्टर कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाएगा, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बोला जाएगा, वहाँ के हेड को। और इसी तरीके से जो गुलाम मोहम्मद सदीक थे वो क्या है, पहले चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं जम्मू और कश्मीर के। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और फिर से 1974 के बीच में शेख अब्दुल्ला बाहर आ जाता है। तो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट साइन होता है और फिर जो शेख अब्दुल्ला है उसे क्या है, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जम्मू और कश्मीर का। यानी कि 1974 के अंदर फिर से शेख अब्दुल्ला आ गया। लास्ट पॉइंट है कि जो शेख अब्दुल्ला है वो क्या है, 1977 के असेंबली इलेक्शन जीत जाता है और बहुत ही मेजॉरिटी के साथ जीतता है। और 1977 के अंदर फिर से वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है जम्मू और कश्मीर का। अब क्या होता है ना, एक क्लाइमैक्स आ जाता है और 1982 के अंदर जो शेख अब्दुल्ला थे उसकी क्या है, डेथ हो जाती है और उसके बाद में शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन जाता है जम्मू और कश्मीर का। और ये जो फारूक अब्दुल्ला थे वो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। तो कुछ समय बाद में क्या होता है, जो गवर्नर है वो क्या है, बर्खास्त कर देता है फारूक अब्दुल्ला को, और जिसकी वजह से जो जम्मू और कश्मीर के लोग थे वो क्या है, निराश हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट से। और उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो थी कांग्रेस की। और इस तरीके से जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो क्या है, चलता रहा 1986 तक। और उसके बाद में जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने क्या है, अलायंस बना लिया, यानी कि गठबंधन कर लिया। और 1987 के अंदर फिर से असेंबली इलेक्शन होती है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस था वो क्या है, जीत जाता है जो इलेक्शंस थे उनमें। और जो फारूक अब्दुल्ला है वो फिर से क्या है, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है कि ये जो 1987 का इलेक्शन था उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर हुई है, जिस वजह से 1989 के अंदर डिमांड होती है सेपरेटिज्म की जम्मू और कश्मीर के अंदर। यानी कि जम्मू और कश्मीर के लोग क्या सेपरेट होना चाहते हैं इंडिया से, अलग होना चाहते हैं इंडिया से। और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जम्मू और कश्मीर के अंदर क्या है, मिलिटेंट मूवमेंट यानी कि उग्रवादी जो मूवमेंट है वो चलने स्टार्ट हो गई जम्मू और कश्मीर में। और अब ये जो 1990s का डिकेड होता है उसके अंदर जम्मू कश्मीर में हमें क्या है, बहुत सारे वॉयलेंस यानी कि विद्रोह के आंदोलन देखने को मिलते हैं। और ये विद्रोह के आंदोलन किए जाते हैं जो सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट्स होते हैं इनके द्वारा। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है विद्रोही और इंसर्जेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने ही देश की सरकार या फिर अपने ही देश की जो मिलिट्री है उनके खिलाफ लड़ती हैं। और ये जो इंसर्जेंट्स थे इनको क्या है, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट क्या है, पाकिस्तान दे रहा था। तो इन सब चीज़ों के बाद में जो असेंबली इलेक्शंस है वो होते हैं 1996 के अंदर जम्मू और कश्मीर में, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो बनती है। और अब ये जो 2002 के इलेक्शन होते हैं ना जम्मू और कश्मीर में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं। लेकिन अब क्या है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ना उसको क्या है, रिप्लेस कर दिया जाता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। यानी कि अब एक नई पार्टी उभर कर आती है जम्मू और कश्मीर में जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और 2002 में ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस के सपोर्ट के साथ क्या है, जीत जाती है जो 2002 के इलेक्शंस होते हैं उसमें। तो अब हमें पता चल गया कि 2002 में क्या है, एक नई पार्टी आ जाती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का डोमिनेंस खत्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है जम्मू और कश्मीर का वो 2002 के बाद में कैसा चल रहा था, उसमें क्या रहा था। तो फिर से बोल रही हूँ, वीडियो एकदम एंड तक देखना, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो 2 असेंबली इलेक्शंस के बाद में जो मुफ्ती मोहम्मद है वो क्या है, हेड बन जाते हैं गवर्नमेंट के पहले 3 सालों के लिए। और ये थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। और उनके बाद में जो गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस के, वो क्या है, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल था वो लगा दिया गया था जम्मू और कश्मीर के अंदर, जिस वजह से वो अपना टाइम पीरियड क्या है, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसके बाद में फिर से असेंबली इलेक्शंस होते हैं 2008 के अंदर। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो अब गवर्नमेंट बना लेती है। यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब हट जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से पावर में आ जाती है। लेकिन फिर से दोबारा इलेक्शन होते हैं 2014 के अंदर, और जिसके अंदर क्या है,
कि पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा वोट दिए जाते हैं। और 2014 के अंदर क्या होता है, जो कोलिएशन थी पीडीपी और बीजेपी की वो बनती है और उनके हेड होते हैं मुफ्ती मोहम्मद। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद की डेथ हो जाती है 2016 के अंदर और उनकी डॉटर महबूबा मुफ्ती पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती है जम्मू और कश्मीर की। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन है जम्मू और कश्मीर की, वो है महबूबा मुफ्ती। तो अब हम जान लेते हैं करंट स्टेटस के बारे में जम्मू और कश्मीर के। तो पहला पॉइंट है कि जो आर्टिकल 370 है वो क्या है, हटा दिया गया है जम्मू और कश्मीर से, और वो हटाया था अगस्त 5, 2019 में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि कब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो वो डेट थी 5 अगस्त 2019। और इस आर्टिकल के तहत जितने भी जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले हुए थे, यानी कि स्पेशल पावर्स वगैरह मिली हुई थी, वो सारी हट गई। और एट प्रेजेंट जो जम्मू और कश्मीर है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। पहली तो है जम्मू और कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। अब ये दोनों क्या स्टेट नहीं रहे और इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, टोटल 28 स्टेट्स होते हैं। खैर, तो ये थी थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो पंजाब के अंदर भी क्या है ना, हमें बहुत से दंगे देखने को मिलते हैं। पंजाब के लोग या फिर जो अकाली लोग होते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं कि हमारा तो एक नया ही देश बना दो, खालिस्तान। तो देखते हैं पंजाब में क्या सीन रहा था। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या होता है ना, जो पार्टीशन है पंजाब का वो होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि आधा पंजाब पाकिस्तान में चला जाता है और आधा क्या है इंडिया में रह जाता है। और जिस वजह से क्या है बहुत सारे चेंजेस आते हैं पंजाब के सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। और अब क्या है, उसी तरीके से एक पार्टीशन और होता है इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 के अंदर। तो जो पंजाब है वो क्या है 2 नई स्टेट में और बांट दिया जाता है। पहली का तो नाम था हरियाणा और दूसरी थी हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों क्या है पंजाब से ही कट के निकली है, याद रखना। और जिस वजह से क्या हुआ, जो पंजाब में रहने वाले लोग थे, वहाँ की संस्कृति थी, उसमें हमें क्या है बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो अब हम जान लेते हैं अकाली दल और पंजाब के बारे में। तो अकाली दल एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब में। तो पहला पॉइंट है कि जो अकाली दल है वो बनी थी जो 1920s का डिकेड था उसके अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, जिसके अंदर क्या थे, सिख लोग थे। यानी कि पंजाब के अंदर जो सिख समुदाय रहता है उन्होंने ये अकाली दल बनाई थी। और 1967 और 1977 के बीच में क्या है, जो अकाली दल है उसने क्या है एक संगठन सरकार बनाई थी पंजाब में। और जब अकाली दल ने अपनी सरकार बनाई 1977 के अंदर, तो जो सेंटर में सरकार थी उसने क्या है उसको डिसमिस कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। और तब तक उसका टाइम टर्म जो था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी कि जो अकाली दल पार्टी थी उसको क्या है पावर से हटा दिया गया था। और कहीं ना कहीं ये बात तो क्या है अकाली दल को भी पता थी कि हम क्या है पॉलिटिकली एक वीक पोजीशन पर हैं। और जो पंजाब के अंदर जितने भी हिंदू थे ना, वो क्या है इस अकाली दल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और उनको सपोर्ट मिला तो सिर्फ सिख कम्युनिटी का। और इसके अंदर भी क्या थे, जो अदर कम्युनिटी में लोग डिवाइडेड नहीं होते कास्ट वाइज कि तू ऊपर जात का है, मैं नीचे जात का हूँ, या इस तरीके से सिस्टम होता है। तो ऐसा सिख कम्युनिटी में था, कई क्या है ऊपर दर्जे के सिख थे और कई नीचे दर्जे के सिख थे। तो इस वजह से जो सिखों का सपोर्ट था ना, वो भी क्या है धीरे धीरे वीक पड़ रहा था अकाली दल के लिए। तो अब हम देखते हैं पंजाब में डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यानी कि अपने राज शासन के लिए पंजाब में क्या है डिमांड होने लगी। और इस तरह की क्या है कमज़ोर पोजीशन देखकर, तो जो कुछ एक सेक्शन था, कुछ एक जो समूह था सिख का, वो क्या है डिमांड करता है अपनी ऑटोनॉमी के लिए, यानी कि पंजाब की ऑटोनॉमी के लिए। यहाँ पे मतलब होगा ऑटोनॉमी का कि शासन, पंजाब के शासन के लिए, यानी कि वो खुद ही क्या है पंजाब के रूल्स वगैरह बनाना चाहते हैं और खुद ही क्या है पंजाब को कंट्रोल करें। जो सेंटर में सरकार है वो पंजाब को कोई तरह का या किसी तरह का कंट्रोल वहाँ पे ना करे। तो 1973 में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है आनंदपुर साहिब में, ये एक जगह का नाम है। और वहीं पे क्या एक रेजोल्यूशन पास भी किया जाता है और जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसे अभी के अभी नोट कर लो। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी चल रही समस्या का निपटारा करना। तो ये जो इतनी समस्या चल रही थी पंजाब के अंदर, सिख वगैरह अपनी ऑटोनॉमी भी मांग रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या है पास हुआ, जिसमें इन सभी प्रॉब्लम्स का क्या है सॉल्यूशन था।
और इसके अंदर क्या है, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था वो क्या है डिफ़ाइन किया गया था कि किस तरीके से सेंटर काम करेगी, किस तरीके से स्टेट काम करेगी पंजाब के ऊपर। और इसके अंदर जो इच्छाएं थी सिख लोगों की उसके ऊपर जोर दिया गया था। और साथ ही साथ क्या है, वो जो अपना डोमिनेंस रहे थे कि हम ही है पंजाब के अंदर सब कुछ, और जो सुपरमेसी थी सिख्स की, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इसके अंदर क्या है जोर दिया गया था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में। और ये जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था उसका क्या है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा जो जनरल कैटेगरी के सिख थे उनके ऊपर। और 1980 के अंदर जब सेंटर की सरकार डिसमिस कर देती है, यानी कि खारिज कर देती है अकाली दल की सरकार को, तो उसके बाद में ये अकाली दल क्या है एक आंदोलन चलाते हैं। किसके खिलाफ चलाते हैं? ये चलाते हैं वोटर शेयरिंग के खिलाफ, यानी कि पानी के बंटवारे को लेकर ये आंदोलन चलाते हैं पंजाब और उसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनमें। तो अब अकाली दल का तो क्या है पत्ता साफ हो गया। उसके बाद में कुछ रिलीजियस लीडर उठ कर आते हैं और वो डिमांड करते हैं सिख कम्युनिटी या सिख आइडेंटिटी की ऑटोनॉमी के लिए। और कुछ ऐसे लोग जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे सिखों को, तो उन्होंने तो डिमांड कर दी इंडिया से कि भाई हमें क्या है इंडिया से अलग कर दो और एक नया देश बनाने दो जिसका नाम होगा खालिस्तान। अब आता है हमारे पास एगिटेशन एंड वॉयलेंस, यानी कि किस तरीके से आंदोलन वगैरह चलते हैं पंजाब में। और जल्द ही जो मूवमेंट था सिखों की ऑटोनॉमी के लिए वो मॉडरेट अकालीस के हाथों से क्या है एक्सट्रीमिस्ट अकालीस तक पहुंच जाता है। मॉडरेट अकाली वो होते हैं जो ठीक ठाक सिख कम्युनिटी को मानते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट अकाली वो होते हैं जिन्होंने जो डिमांड कर ली वो उनको क्या है उनके पास चाहिए ही चाहिए। उनके लिए उन्हें चाहे किसी का भी खून करना पड़े, किसी को भी मारना पड़े, वो क्या है किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी डिमांड के लिए। तो एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में आने के बाद में क्या है ये जो मूवमेंट था उसके अंदर क्या है आर्म्ड रेबिलियन होने शुरू हो गए, यानी कि हथियारों से वार होना शुरू हो गए। और ये जो मिलिटेंट्स थे, मिलिटेंट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसे लोग जो अपने ही देश के अंदर अपनी सरकार के द्वारा क्या है हथियारों से युद्ध करते हैं। तो इन्होंने अपने सारे जो गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार थे वो छुपा लिए थे। और गोल्डन टेम्पल तो कितना धार्मिक स्थान माना जाता है, तो उन्होंने इस धार्मिक स्थान को क्या है अपने हथियारों का अड्डा बना लिया। और इंडिया की गवर्नमेंट कहाँ पीछे रहने वाली थी, तो उसने भी क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया, जिसमें क्या है इन सभी मिलिटेंट्स को क्या है बाहर निकालना था गोल्डन टेम्पल से। यानी कि सरकार का भी ये उद्देश्य बन गया था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत कि ये सभी मिलिटेंट्स हैं उनको क्या गोल्डन टेम्पल से हमें बाहर निकाल फेंकना है। और इस ऑपरेशन के तहत जो मिलिट्री एक्शन था वो क्या है लिया गया गोल्डन टेम्पल के अंदर, जिस दौरान जो हिस्टोरिकल टेम्पल था उसको क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और जो सिख बहुत ज़्यादा अटैच थे इस गोल्डन टेम्पल से, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। और जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उनको ऐसा लगा कि ये जो मिलिट्री एक्शन है वो क्या है उनके जो रिलीजियस इमोशंस हैं उनके खिलाफ लिया जा रहा है। और ये जो बात बोल रहे थे सिख, उसको क्या है ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो भी सपोर्ट कर रहा था कि तुम सही बोल रहे हो, ये सरकार क्या है हमारे रिलीजियस इमोशन के खिलाफ ही ये क्या है मिलिट्री मूवमेंट चला रही है। लेकिन असल में सरकार तो क्या है उन मिलिटेंट ग्रुप को क्या है बाहर निकाल रही थी जो गोल्डन टेम्पल के अंदर अपना क्या है हथियारों का अड्डा बनाए हुए थे। तो अब हम जान लेते हैं इंदिरा गांधी की मौत के बारे में, और साथ ही साथ जो सिखों को लेकर दंगे चल रहे थे वो और किस तरीके से पंजाब में फिर शांति स्थापित होती है। तो ये रात थी 31 अक्टूबर 1984 की, तब इंदिरा गांधी को क्या है शूट कर दिया जाता है, यानी कि गोली मार दी जाती है। और इसके दो जो बॉडीगार्ड्स हैं वही इंदिरा गांधी को क्या है गोली मार देते हैं। और ये जो बॉडीगार्ड थे वो क्या है सिख थे, तो इस वजह से वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए क्या है इंदिरा गांधी को गोली मार देती हैं। अब सिख तो सिर्फ पंजाब में ही थे, तो इस इंसिडेंट के बाद में क्या होता है जो सिख कम्युनिटी थी उसके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं दिल्ली के अंदर। और इसी के साथ साथ जो कई और स्टेट थे नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पर भी क्या है सिख कम्युनिटी के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है कि कैसे इन सिखों ने हमारी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। और ये जो वायलेंस है, ये जो दंगा है वो क्या है ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक चलता है, और दिल्ली के अंदर ही क्या है 2000 सिखों को मार दिया जाता है। और इस आंदोलन का, इस वायलेंस का जो हमें प्रभाव है वो क्या है बड़े पैमाने पर जो कानपुर और जो बोकारो था वहाँ पर भी देखने को मिलता है। और राजीव गांधी जो क्या है प्राइम मिनिस्टर बने
1984 के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने क्या है बातचीत करना शुरू कर दी मॉडरेट अकाली लीडर से कि किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जाए। तो जुलाई 1985 के अंदर क्या होता है, जो राजीव गांधी थे उन्होंने क्या एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे हरचंद सिंह लोंगवाला उनके साथ, और जिसे क्या है राजीव गांधी लोंगवाला पैक्ट और पंजाब पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये उन्होंने साइन किया था ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है पंजाब के अंदर वो क्या है सॉर्ट आउट हो जाए। और इस पंजाब पैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें थी वो जान लो। तो इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है सरकार राजी हो गई थी कि पंजाब को क्या है चंडीगढ़ दे दिया जाएगा और एक कमीशन भी क्या है बैठाया जाएगा जिससे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हरियाणा और पंजाब के बीच में, यानी कि हरियाणा और पंजाब में बॉर्डर को लेकर झगड़े हैं, वो भी क्या है सारे सॉर्ट आउट कर दिए जाएंगे, सॉल्व कर दिए जाएंगे। और ये भी डिसाइड किया गया इस एग्रीमेंट के अंदर कि एक कोर्ट के अंदर जज बिठाए जाएंगे जो इस बात का निपटारा करेंगे कि किस तरीके से जो रवि और व्यास नदियां हैं उनके पानी का बंटवारा हो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। तो ये 3 बातें थी किसमें पंजाब पैक्ट में। तो ये अच्छे से याद कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पंजाब पैक्ट में क्या क्या चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ था। तो अब हम जान लेते हैं कि एग्रीमेंट के बाद में क्या होता है। तो जो सिचुएशन थी ना वो नॉर्मल नहीं होती है पंजाब में एग्रीमेंट के बाद भी, और लगभग 10 सालों तक जो वॉयलेंस है पंजाब के अंदर वो जारी रहता है। और इस वॉयलेंस के कारण जो 24% लोग थे पंजाब के अंदर वही सिर्फ क्या है वोट देने के लिए आए थे जो इलेक्शन हुए थे 1992 में उसके अंदर। तो जो सिक्योरिटी फोर्स थी सरकार की या जो मिलिट्री ग्रुप था सरकार का, उसने क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि ये जो मिलिटेंसी है, ये विद्रोह वाले जो लोग हैं उनको दबा दिया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण जो आम नागरिक था पंजाब का उसको बहुत कुछ सहना पड़ा और उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है वो 1997 के बाद में नॉर्मल होना शुरू हो गई। और इस समय पे पंजाब में इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं और एक जो अलायंस बनता है अकाली दल और बीजेपी का, जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में जीत जाता है। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ही क्या है पंजाब में सिचुएशन और ज़्यादा नॉर्मल होने लगती है। और जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वो क्या है सेक्युलरिज्म के राह पर चलने लगती है, यानी कि वो किसी एक धर्म को बड़ा दर्जा नहीं देते, वो सारे धर्म को क्या है उच्च समझने लगते हैं और धर्मों का प्रभाव एजुकेशन सोसाइटी पे नहीं पड़ता। पंजाब का सिनेरियो जानने के बाद अब हम जानने वाले हैं द्राविडियन मूवमेंट के बारे में। तो ये जो द्राविडियन मूवमेंट है वो शुरू होता है तमिलनाडु में और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं ईवी रामासामी नायकर, और जिसे क्या है परियर भी कहा जाता है। और इस द्राविडियन मूवमेंट को लेकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है और ये जो नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है अपोज करती है ब्राह्मण्स को, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे उनको ये क्या है सपोर्ट नहीं करती, उनके खिलाफ होती है। और साथ ही साथ ये इस चीज़ पर भी जोर देती है कि क्यों आखिरकार जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेंस है वो नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया के ऊपर भारी पड़ रही है। स्टार्टिंग में जो द्राविडियन मूवमेंट है वो क्या अपनी डिमांड कर रहा होता है पूरे साउथ इंडिया को लेकर, यानी कि पूरे साउथ इंडिया में जो नॉर्थ की डोमिनेंस हो रही है उसको लेकर ये क्या है चलाया जाता है द्राविडियन मूवमेंट। लेकिन उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए ये क्या है तमिलनाडु तक ही सीमित रह जाता है। तो एक पार्टी होती है तमिलनाडु के अंदर जिसका नाम होता है द्राविड़ा कशगम। तो वो पार्टी क्या इस मूवमेंट को हैंडल कर रही होती है, लेकिन वो डीके पार्टी जो होती है, यानी कि द्राविड़ा कशगम जो पार्टी है वो क्या है टूट जाती है द्राविड़ा कशगम और द्राविड़ा मुनेत्र कशगम के अंदर। तो उसके बाद में ये जो सारा का सारा मूवमेंट है वो द्राविड़ा मुनेत्र कशगम पार्टी के हाथों में चला जाता है, जिसे डीएमके भी कहा जाता है। ये एक पार्टी होती है तमिलनाडु में। तो ये जो समय होता है 1953 से लेके 54 का, उसके अंदर डीएमके क्या है 3 पॉइंट मूवमेंट क्या है स्टार्ट कर देती है, जिनके अंदर उसकी 3 डिमांड होती है। तो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि कालाकोडी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल कर डलमियापुरम कर देना चाहिए, क्योंकि जो कालाकोडी रेलवे स्टेशन का नाम है वो नॉर्थ इंडिया से लेकर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो तमिल कल्चर था उसको क्या है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए स्कूल के करिकुलम में, यानी कि स्कूल के सिलेबस के अंदर तमिल कल्चर की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए।
तीसरा पॉइंट है कि ये अपोज करते थे स्टेट गवर्नमेंट का जो शिल्पकर्मा एजुकेशन प्रोग्राम था उसको लेकर, और चाहते थे इसको अबोलिश कर दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम में क्या है प्रमोट किया जा रहा था ब्राह्मणी कल आउटलुक को, यानी कि ब्राह्मण लोगों के बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ाया जा रहा था, जिस वजह से ये चाहते थे ये क्या है अबोलिश हो जाए स्कूलों के अंदर, क्योंकि जो तमिलनाडु के लोग थे वो क्या ब्राह्मण कल्चर के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए वो ऐसा चाहते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डीएमके पार्टी थी उसको सक्सेस मिल गई थी एंटी हिंदी मूवमेंट में, 1965 के अंदर उनको सक्सेस मिल गई, और उसके बाद में जो डीएमके पार्टी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और फिर उसके बाद में जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं 1967 के अंदर, उसमें क्या है जो डीएमके पार्टी है वो जीत जाती है, और जो द्राविडियन ऑर्गेनाइजेशंस थी यानी कि डीएमके पार्टी वगैरह थी वही क्या है डोमिनेट कर रही है पॉलिटिकल सिस्टम को तमिलनाडु में। तो अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी बताऊं तो ये जो द्राविडियन मूवमेंट था वो क्या ब्राह्मणों के खिलाफ था, नॉर्थ इंडिया की डोमिनेंस को लेकर था, और साथ ही वो इसके खिलाफ भी लड़ रहे थे कि क्यों आखिरकार हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को हिंदी नहीं आती थी। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है मेनली 3 स्टेट ही हैं, जिसे क्या है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं। और वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर क्या है 8 स्टेट आती हैं, जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये तो है 7 सिस्टर्स, और उसके अलावा एक बच जाता है सिक्किम। और इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 4% ही पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। मान लो इंडिया में टोटल 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 4 लोग ही रहते हैं सिर्फ इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये क्या है इंडिया से कनेक्टेड है सिर्फ 22 किलोमीटर के ही एक पतले से एरिया से, यानी कि 22 किलोमीटर का ही ऐसा एरिया है जो इंडिया को इन स्टेट्स के साथ जोड़ता है। और इन स्टेट्स का बॉर्डर लगता है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ। और इन स्टेट्स की वजह से ही जो इंडिया है वो जो साउथ ईस्ट एशिया है उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट हुई। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे त्रिपुरा, मणिपुर और जो खादी हिल का इलाका है मेघवाल का, वहाँ पर क्या है प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी ये तीनों, लेकिन उसके बाद में उन्हें क्या है इंडिया के साथ मिला लिया गया। और 1963 के अंदर एक स्टेट बना नागालैंड, जिसे क्या है आसाम से काटकर बनाया गया, यानी कि पहले वो आसाम का ही पार्ट हुआ करता था। और जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय थे वो क्या है स्टेट बन गए 1972 के अंदर। और ये जो मेघवाल वाला इलाका था जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था वो क्या है मेघालय का ही पार्ट था। और 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्या है अलग स्टेट बना दिए गए। तो ये चीज़ें याद रखना कि कब कौन सा स्टेट बना। तो देखो ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला वो इंडिया से कितना ज़्यादा दूर है, जिस वजह से जो डेवलपमेंट थी इस इलाके की उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई रेफ्यूजीज़ की, जो कि क्या है नेबरिंग कंट्रीज से आ रहे थे, यानी कि पड़ोसियों देश से इन स्टेट्स के अंदर बहुत सारे रेफ्यूजी लोग आ रहे थे। यानी कि यहाँ की मेन प्रॉब्लम थी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की रेफ्यूजीज़। और यहाँ पर क्या है 3 बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, और जो क्या है इसकी पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी। पहली थी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यानी कि कुछ ऐसे इलाके थे जो अपना शासन खुद चलाना चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम थी सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो क्या है अलग ही होना चाहते थे इंडिया से। और तीसरी थी अपोजिशन ऑफ आउटसाइडर्स, यानी कि कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपोज किया जा रहा था, यानी कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ से निकालो। तो एक एक करके इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, यानी कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपने शासन के लिए क्या है डिमांड्स रखी सरकार के सामने। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा 2 स्टेट्स याद रखना, सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा को ही छोड़कर बाकी जो सारा रीजन था या बाकी जो सारा एरिया था उसे क्या है आसाम ही बोला जाता था, और कोई स्टेट्स वहाँ पे नहीं थी। तो शुरुआती समय में क्या होता है जो नॉन आसामीज लोग थे, यानी कि ऐसे लोग जो आसामी कल्चर से नहीं थे, वो क्या है खिलाफ थे आसामीज लैंग्वेज के, यानी कि वो क्या है आसामीज लैंग्वेज को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि आसामीज लैंग्वेज जो नॉन आसामीज लोग थे उनके ऊपर थोपी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस वजह से इस लैंग्वेज को लेकर क्या हुआ जो डिमांड थी ऑटोनॉमी के लिए वो और ज़्यादा बढ़ गई।
और जो लीडर्स थे बड़ी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के, यानी कि जो आदिवासी लोग थे उनके जो लीडर थे वो क्या है असम से अलग होने की बात करने लगी। और इन्होंने ट्राइबल लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया या फिर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम इन्होंने रखा ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन। और 1966 के अंदर ये जो ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन थी उसमें क्या है थोड़े बहुत चेंजेस हुए और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है अपना नाम रख लिया ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस। और उनकी डिमांड ये थी कि असम से अलग उनका एक ट्राइबल स्टेट बना दिया जाए। और उनकी डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की उसने क्या है मेघालय, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 3 स्टेट बना दिए जो कि क्या है असम से ही बने थे, यानी कि असम को काट कर ही बनाया गया था। और इनको इकट्ठे नहीं बनाया गया था, उनको क्या है अलग अलग टाइम पीरियड पे बनाया गया था। जैसे कि जो मेघालय और मिज़ोरम है वो क्या है 1972 में बने थे और जो अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में। तो 1972 तक एक आधे स्टेट को क्या है अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो डिमांड थी ऑटोनॉमी की वो अभी तक बंद नहीं हुई थी। और असम के अंदर कुछ एक कम्युनिटीज़ थी जैसे कि बोधो, कारीबास, दिमास, ये सारे बोल रहे थे कि हमें भी क्या है एक स्टेट दो जो कि असम से अलग हो, हम भी हमारी आइडेंटिटी उसके अंदर रिफ्लेक्ट करें। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि असम में इतने सारे स्टेट्स निकाल दिए गए, वो अभी क्या छोटा हो गया और इस छोटे से स्टेट को अब क्या है और ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना अब वो क्या है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लग रही थी। और इस कारण से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने क्या है इन कम्युनिटीज़ की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और तरीके अपनाए। और असम के अंदर जो कार्बी और दिमसा कम्युनिटी थी उनको तो क्या है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर ऑटोनॉमी दी गई और जो बोधो ट्राइब थी उनको क्या है ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो ये थे हमारे आंदोलन ऑटोनॉमी के लिए। तो अब हम देखते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली। तो बेसिकली ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थे ना उनकी क्या है लॉन्ग लास्टिंग हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये क्या है 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले थे, पहला था मिज़ोरम और दूसरा था नागालैंड। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को डिस्क्राइब करो, तो पहले ये बता देना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 2 स्टेट्स में चले थे, मिज़ोरम और नागालैंड में। फिर इनको एक एक करके डिस्क्राइब कर देना। तो पहले हम मिज़ोरम के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो एक मीज़ो था, मीज़ो यहाँ पे मिज़ोरम को ही बोला गया है, वो एक पहाड़ी इलाका था जिसको क्या है आसाम के अंदर ही एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था, यानी कि आसाम के अंदर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था जिसको वो रूल खुद करेंगे। लेकिन जो मीज़ो लोग थे, मीज़ो कम्युनिटी के लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि वो तो कभी पार्ट ही नहीं थे ब्रिटिश इंडिया के, इसीलिए क्या है वो इंडिया के साथ मर्ज भी नहीं होना चाहेंगे और उनका कोई रिश्ता नाता भी नहीं है इंडिया से। तो 1959 के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इस मीज़ो इलाके के अंदर। और क्योंकि एक पहाड़ी इलाका था तो आसाम की सरकार इसे, ये जो आंदोलन चल रहा था उसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। अब जो मीज़ो लोग थे वो और ज़्यादा सरकार के ऊपर क्या है गुस्सा हो गए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली जिसका नाम है मीज़ो नेशनल फ्रंट और जिसके लीडर थे लाल डेंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मीज़ो नेशनल फ्रंट के लीडर कौन थे, वो थे लाल डेंगा। अब तक देखो कि क्या हो रहा है, आसाम के अंदर ही मिज़ो एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, अभी तक वो स्टेट नहीं बना है, तो कंफ्यूज मत होना। और ये जो मीज़ो नेशनल फ्रंट है इसने क्या काम किया, हथियारों से भी आंदोलन करना शुरू कर दिए 1966 के अंदर। और उनकी डिमांड थी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और ये जो विवाद था इंडियन आर्मी और मीज़ो के बीच में, मीज़ो लोगों के बीच में, वो क्या है 2 डिकेड्स तक यानी कि लगभग 20 सालों तक चला। और जो मीज़ो के इंसर्जेंट्स थे यानी कि मीज़ो के विद्रोही लोग थे, उन्होंने अपना अड्डा बना लिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है उसमें। तो ये जो स्ट्रगल है वो क्या है 20 सालों तक चला और जो जनरल पब्लिक है यानी कि जो आम नागरिक है उनको बहुत बड़े पैमाने पर क्या है प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब जिस वजह से क्या है अलग होने की चाह और जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया टाइम के साथ। तो इस प्रॉब्लम को देखकर जो इंडिया की गवर्नमेंट और
मिज़ो नेशनल फ्रंट के जो लीडर थे लालडेंगा, उन्होंने क्या है एक बातचीत करना शुरू की और एक पीस एग्रीमेंट साइन किया, जो कि साइन हुआ था लालडेंगा और राजीव गांधी के बीच में 1986 में। और इस तरीके से फिर मिज़ोरम है उसको क्या है अलग स्टेट बना दिया गया और स्पेशल राइट्स दिए गए। और जो मेंबर थे मिज़ो नेशनल फ्रंट के, वो भी क्या है कि ये जो सेपरेटिस्ट रिजाइम वो चला रहे हैं उसे छोड़ देंगे। और मिज़ोरम अभी क्या है सबसे शांतपूर्वक स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और उसमें हमें क्या है टाइम के साथ साथ बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी देखने को मिली है आर्ट, लिटरेचर और डेवलपमेंट के अंदर। तो अब हम जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो 1951 के अंदर जो सेक्शन था नागा लोगों का और उनके लीडर थे अगामी जापू फिजो। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना कि नागा पीपल का लीडर कौन था। तो उन्होंने क्या है ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी कि वो क्या है इंडिया से आज़ाद है, इंडिया का पार्ट नहीं रहे। और इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश की फिजो से, लेकिन फिजो ने भारत की सरकार की एक नहीं मानी और इस एरिया ने बहुत लंबे समय तक क्या है वॉयलेंट इंसर्जेंसी सहा है, बहुत बड़ा विद्रोह सहा है। तो कुछ एक जो नागा कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या है एक एग्रीमेंट साइन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कुछ एक जो रिबेल्स थे यानी कि कुछ एक जो विद्रोही लोग थे उन्होंने क्या है इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और इस नागालैंड को 1963 के अंदर स्टेट तो बना दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ एक प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ आउटसाइडर्स, यानी कि जो रेफ्यूजी लोग आ रहे थे उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, कौन कौन से स्टेट में क्रिएट करी थी। तो जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी आउटसाइडर्स की, जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर उनमें, और जो वहाँ के लोकल लोग थे यानी कि पहले से ही जो उस स्टेट के अंदर रह रहे थे वो उन आउटसाइडर्स को बहुत ज़्यादा अपोज किया करते थे, उनका विद्रोह किया करते थे और अपने से अलग समझा करते थे। और उन लोगों का ऐसा मानना था कि ये आउटसाइडर, ये रेफ्यूजी जो आ रही हैं वो क्या है उनकी एरिया पे इसलिए आ रहे हैं ताकि वो उनकी लैंड को हथिया सके, क्योंकि जो आउटसाइडर थे ना वो एक दो नहीं आ रहे थे, वो हज़ारों की तादाद में आ रहे थे। और इन आउटसाइडर्स का प्रभाव क्या है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या है बढ़ता जा रहा था। और इन माइग्रेंट्स का जो इशू था, जो प्रॉब्लम थी, वो क्या है धीरे धीरे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बनती जा रही थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पॉलिटिक्स में। और ये हमें क्या है आउटसाइडर मूवमेंट क्या है आसाम और सिक्किम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आसाम मूवमेंट देखते हैं। तो ये जो आसाम मूवमेंट है वो शुरू होता है 1979 और ये चलता है 1985 तक, जो कि एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है इन सारे मूवमेंट्स के खिलाफ जो कि आउटसाइडर्स के लिए हुए थे। और इस आसाम मूवमेंट के अंदर क्या है हमें कल्चरल प्राइड और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी देखने को मिलती है, यानी कि आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत गर्व था, लेकिन जब बाहर से लोग आसाम के अंदर आने लगे तो उनका जो कल्चर था ना वो धीरे धीरे क्या है लुप्त होने लगा, गायब होने लगा। और फिर वहाँ पर गरीबी बढ़ गई और क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, यानी कि वहाँ के लोगों को नौकरियाँ भी नहीं मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है अगर बाहर से कोई लोग आते हैं तो जो खुद के देश की हालत होती है वो तो क्या है खस्ता हो ही जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे ऑयल, टी, कोल, वो सारे भी क्या है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि इतने सारे लोग बाहर से आ गए तो ये वहाँ पे चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर बाद में ये जो आसाम के अंदर मूवमेंट था वो क्या एकदम सक्सेसफुल रहा, आउटसाइडर्स की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ से सॉर्ट आउट हो गई। और एक 1 मार्क का क्वेश्चन याद रख लेना कि इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के पीछे हाथ था आसू का, और आसू की फुल फॉर्म है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। और उसके बाद में जब आसाम के अंदर सिचुएशन सही हो गई तो उसके बाद में जो आसू और जो असम गण संग्राम परिषद है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने क्या है अपने आप को एक रीजनल पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी कि ये दोनों जो संगठन थे वो आपस में मिल गए और इन दोनों ने मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि आसाम की ही थी, जिसका नाम था असम परिषद और जिसे क्या है AGPV कहा गया है। अब ये क्या है आसाम के अंदर पावर में आ जाती है 1985 के अंदर और ये प्रॉमिस करती है वहाँ के लोगों को कि हम थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम रह रही है फॉरेनर्स की यानी कि आउटसाइडर्स की वो भी क्या है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर देंगे और हम क्या है एक अपना गोल्डन आसाम बनाएंगे, यानी कि आसाम को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देंगे।
और नेक्स्ट हमारा जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता है वो चलता है सिक्किम में। तो जानते हैं सिक्किम में क्या रहा था। तो जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो उस समय पे जो सिक्किम था वो इंडिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन जितने भी फॉरेन और जो डिफेंस रिलेटेड मैटर्स थे, यानी कि जितने भी बाहरी देशों से जो रिलेशन वगैरह थे और साथ ही जो मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स थे, वो सारे के सारे क्या है इंडिया के हाथ में ही थे। और जितने भी इंटरनल मैटर्स थे या इंटरनल सिस्टम था वो क्या है हैंडल करता था राजा चोग्याल। याद रखना कि सिक्किम का राजा है राजा चोग्याल। लेकिन ये जो सारी अरेंजमेंट थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि जो सिक्किम के लोग थे ज़्यादातर क्या थे, वो नेपाली थे। तो वहाँ के लोगों को ऐसा हो गया कि जो राजा चोग्याल है वो क्या है हमारे ऊपर जो एक स्मॉल कम्युनिटी है उनका जो कल्चर है, जैसे कि लेपचा भूटिया, उस कम्युनिटी का कल्चर क्या है वो उन नेपाली लोगों पर ये राजा थोप रहा है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था। और फिर ये जो नेपाली ओरिजिन के लोग थे उन्होंने इंडिया की सरकार से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए। तो इंडिया ने ठीक वैसा ही किया, इंडिया ने इनकी मदद कर दी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं 1974 में और जो सिक्किम कांग्रेस है वो जीत जाती है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो सिक्किम था उसने सोचा कि वो इंडिया का क्या है को प्रोविनेंस बन जाता है, और उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाता है सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1975 में, और जिसमें ये था कि सिक्किम अब क्या है फुल्ली मर्ज हो गया है इंडिया के साथ, यानी कि सिक्किम अब इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ था 1975 में। तो इस प्रपोजल के बाद में एक रेफरेंडम करवाया जाता है सिक्किम के अंदर। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि वहाँ पे क्या है लोगों से ये वोट करवाया जाता है कि आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या नहीं चाहते। और इसका डिसीज़न आया कि हम क्या है इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं, और इस तरीके से जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बन जाता है, यानी कि 22nd स्टेट बन जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये भारत में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए, उनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। उसी के बेस पे आपके यहाँ पे कुछ एक लेसन्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला लेसन है कि रीजनल एस्पिरेशन क्या है बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, यानी कि डेमोक्रेसी जहाँ पर होगी वहाँ पर रीजनल एस्पिरेशंस भी होंगी। और इन रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से जो सरकार है उनको ये भी पता चल गई कि लोगों की क्या क्या मांगे हैं और उनको कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। और जब सरकार ने सारे सॉल्यूशंस कर दिए, आपने देखा होगा कि सिक्किम में भी सॉल्यूशन हुआ, पंजाब में भी सॉल्यूशन हुआ, ऐसे हर जगह सॉल्यूशन होने लगा, और जिस वजह से लोगों का जो विश्वास है डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर या डेमोक्रेसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड लेसन हमें ये मिलता है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको दबाने की बजाय, उसको अपोज करने की बजाय एक डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन से उसे अच्छे से सुलझाना चाहिए। अब मान लो किसी रीजन के अंदर लोग अपनी कुछ डिमांड्स वगैरह रख रहे हैं, तो सरकार को उसको क्या है विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन डिमांड्स को उनको मानकर और कुछ सॉल्यूशंस लोगों को देने चाहिए। थर्ड लेसन हमें ये मिलता है कि जो आम जनता है उसकी इच्छा की वजह से जो कंट्री की पावर है वो और ज़्यादा बढ़ती है। और फोर्थ लेसन हमें ये मिलता है कि कंट्री की हर एक रीजन की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए, वो एक समान होनी चाहिए, जो कि एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।